नमस्कार, मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम ग्रीन आइडियोलॉजी या एनवायरमेंटलिज्म यानी पर्यावरणवाद या हरित विचारधारा के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रीन आइडियोलॉजी क्या है और ग्रीन आइडियोलॉजी की उत्पत्ति और विकास किस तरीके से हुआ, ग्रीन आइडियोलॉजी की मुख्य मान्यताएं क्या है, ग्रीन आइडियोलॉजी के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं और ग्रीन आइडियोलॉजी से जुड़े हुए विद्वान और उनका ग्रीन आइडियोलॉजी के संदर्भ में योगदान तथा ग्रीन आइडियोलॉजी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। ग्रीन आइडियोलॉजी या एनवायरमेंटलिज्म यह 1960 और 70 के दशक में राजनीति विज्ञान में राजनीतिक विचारधारा के रूप में एक विचारधारा के रूप में इसका उभार हुआ। पर्यावरणवाद या ग्रीन विचारधारा पर्यावरणीय उन्मुख राजनीति यानी एनवायरमेंटली ओरिएंटेड पॉलिटिक्स के अध्ययन पर बल देता है। एनवायरमेंटलिज्म या ग्रीन आइडियोलॉजी को ग्रीन फिलोसॉफी, ग्रीन पॉलिटिक्स, ग्रीन आइडियोलॉजी या इसे कभी कभी पारिस्थितिकी, राजनीतिक पारिस्थितिकी या ग्रीनिज्म यानी हरितवाद के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन आइडियोलॉजी की जो प्रमुख मान्यता है वो यह है कि प्रकृति एक परस्पर अंतर संबंध पूर्ण है, यानी जो नेचर है, प्रकृति है, वो एक इंटरकनेक्टेड हॉल है। इंटरकनेक्टेड हॉल यानी अंतर संबंध, परस्पर अंतर संबंध पूर्ण। इसका मतलब यह है कि प्रकृति के अंतर्गत मानव, गैर मानव और निर्जीव दुनिया सभी को शामिल किया जाता है और ये एक दूसरे के ऊपर परस्पर रूप में निर्भर रहते हैं। अगर हमें प्रकृति को समझना है तो हमें इन सभी को समझना होगा, मानव को, गैर मानव को और निर्जीव, इन सभी को समझने का प्रयास करना होगा। इन सभी को मिलाकर के प्रकृति का निर्माण होता है। अगर हम प्रकृति की बात करें तब हम उसके एक एक भाग यानी अलग अलग भागों का अध्ययन न करके संपूर्ण रूप से परस्पर अंतर संबंध पूर्ण यानी संपूर्ण रूप से संपूर्ण भागों का अध्ययन करें। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रीन आइडियोलॉजी किस पर बल देती है? ग्रीन आइडियोलॉजी प्रकृति के ऊपर बल देती है। उसके भाग है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भागों की बजाय प्रकृति है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम हमारे शरीर का उदाहरण लें तो शरीर के से अगर हम हाथ को काट करके अलग कर दें तो शरीर से पृथक हाथ का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार ग्रीन आइडियोलॉजी का ये मानना है कि प्रकृति से अलग मानव का कोई महत्व नहीं है, गैर मानव का कोई महत्व नहीं है, निर्जीव दुनिया का भी कोई महत्व नहीं है। इनका महत्व कहाँ है, कब है? इनका महत्व तभी तक है जब तक ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो ग्रीन आइडियोलॉजी की जो अवधारणा है वो यह कहती है कि प्रकृति का जब हम अध्ययन करें तो प्रकृति को हमें एक परस्पर अंतर संबंध पूर्ण के रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रकृति के अंतर्गत मानव, गैर मानव के साथ साथ निर्जीव दुनिया को भी शामिल किया जाता है। ग्रीन आइडियोलॉजी जो पारंपरिक रूप से राजनीतिक विचारधाराएं हैं जो मानव केंद्रित है, उन विचारधाराओं की जो मान्यताएं हैं उस पर सवाल उठाती है। यानी जो पारंपरिक रूप से ह्यूमन सेंट्रिक जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसमें प्रकृति के महत्व पर बल नहीं दिया गया, प्रकृति के अध्ययन पर बल नहीं दिया गया, ग्रीन आइडियोलॉजी उन राजनीतिक विचारधाराओं के संदर्भ में प्रश्न उठाती है और यह कहती है कि वे राजनीतिक मान्यताएं यानी क्लासिकल जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो अधूरी है, क्योंकि उनमें प्रकृति केंद्रित अध्ययन पर बल नहीं दिया गया बल्कि मानव केंद्रित अध्ययन पर बल दिया गया। पारंपरिक विचारधारा ग्रीन आइडियोलॉजी के अनुसार यह मानने की गलती करती है कि मनुष्य अस्तित्व का केंद्र बिंदु है। यानी ग्रीन आइडियोलॉजी यह कहती है कि जितनी भी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी है, उन्होंने ये माना कि मनुष्य अस्तित्व का केंद्र बिंदु है, बल्कि ग्रीन आइडियोलॉजी का यह मानना है कि मनुष्य अस्तित्व का केंद्र बिंदु नहीं है, बल्कि अस्तित्व का
केंद्र बिंदु मनुष्य के बजाय प्रकृति है। जब हम अध्ययन करें, राजनीति का अध्ययन करें या अन्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन करें, तब हमें प्रकृति को केंद्र में रख करके उनका अध्ययन करना चाहिए। ग्रीन आइडियोलॉजी ये कहती है कि मानव की पूर्ति है वो प्रकृति से निकटता या प्रकृति के इस प्रति सम्मान से ही आती है। प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व करने के प्रयास से मानव की पूर्ति करना संभव नहीं है। अगर इस तरीके से अगर प्रभुत्व स्थापित करके प्रकृति के ऊपर मानव ने अपने हितों की पूर्ति करने का प्रयास किया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, प्रकृति को नुकसान पहुंचता है और पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो कुल मिलाकर ग्रीन आइडियोलॉजी है वो एनवायरमेंटल ओरिएंटेड पॉलिटिक्स के अध्ययन पर बल देती है। इसका यह मानना है कि प्रकृति को हमें एक परस्पर अंतर संबंध पूर्ण के रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अध्ययन करें तो हमारा अध्ययन ह्यूमन सेंट्रिक न होकर के हमारा जो अध्ययन है वो इको सेंट्रिक होना चाहिए, पारिस्थितिकी केंद्रित होना चाहिए, जिसके अंतर्गत हमें पारिस्थितिकी के अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए, पर्यावरण के अध्ययन पर बल देना चाहिए। क्योंकि ग्रीन आइडियोलॉजी ये मानती है कि अगर मानव की आवश्यकताओं की अगर पूर्ति करनी है तो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तभी हो सकती है जब वो प्रकृति से निकटता बनाए रखेगा, प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना रखेगा, तभी पर्यावरण के अंतर्गत, पारिस्थितिकी के अंतर्गत संतुलन की स्थिति है वो बनी रहेगी। अन्यथा अगर मनुष्य ने अगर प्रकृति के ऊपर डोमिनेशन स्थापित करने का प्रयास किया तो उसका खामियाजा मनुष्य को तो भुगतना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ प्रकृति को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसका परिणाम यह होगा कि प्रकृति के अंतर्गत असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रीन आइडियोलॉजी की उत्पत्ति और विकास है वो किस तरीके से हुआ। ग्रीन आइडियोलॉजी की उत्पत्ति या विकास 1960 और 70 के दशक के अंतर्गत माना जाता है, जब आधुनिक पर्यावरणीय राजनीति के अध्ययन के ऊपर बल दिया गया। लेकिन विचारधारा के रूप में तो ग्रीन आइडियोलॉजी का विकास 1960 और 70 के दशक के अंतर्गत माना जाता है। लेकिन अगर हम इसके पूर्व चिन्ह देखें, यानी ऐतिहासिक अगर इसके संकेत देखें, तो हमें प्राचीन जो मूर्ति पूजा करने वाले धर्म है उसके अंतर्गत इस प्रकार के संकेत है वो देखने को मिलते हैं। प्राचीन जो मूर्ति पूजा करने वाले धर्म है, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, दाऊवाद क्या है? दाऊवाद क्रिश्चियन धर्म की एक शाखा है। इन धर्मों की और अगर हम देखें तो इन धर्मों के अंतर्गत पृथ्वी को माता के रूप में माना गया है। यानी इन धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत, धार्मिक मान्यताओं के अंतर्गत पृथ्वी की जो मान्यता है वो माँ के रूप में है। यानी इन धर्मों के अंतर्गत पृथ्वी की अवधारणा को माँ की अवधारणा के रूप में संज्ञा दी गई है। पृथ्वी की माँ के रूप में, मातृत्व के रूप में पूजा करने पर इन प्राचीन मूर्ति पूजा करने वाले धर्मों के अंतर्गत बल दिया गया है। तो पर्यावरणीय विचारधाराएं हैं, पर्यावरणीय जो विचारधारा है वो भी पृथ्वी को एक जीवित प्राणी के रूप में ही देखने का प्रयास करती है। तो हम पर्यावरणवाद के या ग्रीन आइडियोलॉजी के अगर पूर्व संकेत देखते हैं तो प्राचीन मूर्ति पूजा करने वाले धर्मों के अंतर्गत इसके संकेत देखे जा सकते हैं, जैसे हिंदू धर्म के अंतर्गत, बौद्ध धर्म के अंतर्गत, दाऊवाद के अंतर्गत इस तरह की मान्यताएं हैं वो देखी जा सकती है। लेकिन अगर हम यह देखें कि ग्रीन विचारधारा है, यह वर्तमान आधुनिक युग में इसका उद्भव किस तरीके से हुआ, तो ग्रीन विचारधारा का आधुनिक युग में जो उद्भव है वो काफी हद तक औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरी। औद्योगिकरण के फलस्वरूप मानव ने अंधाधुंध भौतिक विकास पर बल दिया। यानी अंधाधुंध भौतिकवाद, भौतिक विकास, आर्थिक प्रगति की ओर मनुष्य अग्रसर हुआ, जिसका खामियाजा ये हुआ कि पर्यावरण के अंतर्गत असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई, पारिस्थितिक संकट है वो उभर करके सामने आया और इस पारिस्थितिक संकट और पारिस्थितिक असंतुलन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही ग्रीन विचारधारा है वो उभर करके सामने आई। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ
कि कई विद्वानों ने जैसे विलियम मॉरिस, पीटर क्रोपोटकिन और थॉमस हार्डी जैसे उपन्यासकार थे, ये जो 19वीं शताब्दी के ये उपन्यासकार है, इन उपन्यासकारों ने ग्रामीण काव्य के ऊपर बल दिया, यानी अपने उपन्यासों के अंतर्गत ग्रामीण काव्य है उसका उल्लेख करने का प्रयास किया और इस काव्य के अंतर्गत इन्होंने शहरी और औद्योगिक जीवन की आलोचना करते हुए आदर्श ग्रामीण अस्तित्व के ऊपर बल दिया, यानी जो हमारा ग्रामीण अस्तित्व है, हमारी जो ग्रामीण सभ्यता है, उसकी फिर से याद दिलाने की इन विद्वानों ने अपने काव्य, अपने उपन्यासों के अंतर्गत प्रयास किया, जो कि एक तरीके से ग्रीन आइडियोलॉजी के उद्भव में सहायक सिद्ध हुआ। ग्रीन आइडियोलॉजी की जो अवधारणा है वो प्रकृति की ओर वापसी, रिटर्न टू नेचर के आंदोलन से भी जुड़ी हुई है। रिटर्न टू नेचर आंदोलन यह जर्मनी के अंतर्गत, विशेष रूप से जर्मन युवाओं के अंतर्गत इसका उद्भव है वो देखने को मिलता है। इस तरीके से प्रकृति की वापसी की ओर आंदोलन के माध्यम से भी ग्रीन आइडियोलॉजी की जो अवधारणा है वह भी उभर करके सामने आई। 1960 के दशक से यह प्रकृति की ओर वापसी आंदोलन है, यह उत्तर भौतिकवाद की संवेदनशीलता की उद्भव से भी जुड़ा हुआ है। उत्तर भौतिकवाद की अवधारणा क्या कहती है? उत्तर भौतिकवाद की अवधारणा है वो भौतिकवाद के बाद की अवधारणा है, यानी इसमें भौतिकवादी जो मान्यताएं हैं उस पर बल नहीं दिया जाता। आर्थिक प्रगति, आर्थिक वृद्धि, उसके ऊपर ज्यादा बल नहीं दिया जाता, बल्कि उत्तर भौतिकवाद की अवधारणा ये कहती है कि आर्थिक प्रगति, आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मनुष्य की जो कल्याण है, मनुष्य की जो आत्म सिद्धि है, मनुष्य का जो आत्म सुख है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। भौतिक समृद्धि, भौतिक सुख है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यानी इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम जेएस मिल का उदाहरण लें तो जेएस मिल ने सुखों को दो भागों के अंतर्गत बांटा, एक निम्न सुख और दूसरा उच्चतर सुख। निम्न सुख के अंतर्गत भौतिक सुखों के ऊपर बल दिया जाता है, जबकि उच्चतर सुखों के अंतर्गत नैतिक सुख है उसके ऊपर बल दिया जाता है, आध्यात्मिक सुख के ऊपर बल दिया जाता है। तो उत्तर भौतिकवाद की जो अवधारणा है ये भौतिक सुखों की बजाय आध्यात्मिक सुखों के ऊपर बल देती है, नैतिक सुखों के ऊपर बल देती है। तो ग्रीन आइडियोलॉजी है यह भी उत्तर भौतिकवाद की जो संवेदनशीलता की राजनीति है उससे जुड़ी हुई है, और इस उत्तर भौतिकवाद की संवेदनशील राजनीति के परिणाम स्वरूप ही राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत ग्रीन आइडियोलॉजी का विकास है वो देखने को मिलता है। उत्तर भौतिकवाद ये मानता है कि आर्थिक जो विकास है वो मानव जाति के अस्तित्व के लिए और इस ग्रह पर यानी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के लिए और गैर मनुष्यों के लिए, सभी के लिए तीव्र आर्थिक विकास है वो एक खतरे के रूप में है। यह एक तरीके से ग्रीन आइडियोलॉजी की भी प्रमुख मान्यता है। ग्रीन आइडियोलॉजी भी ये मानती है कि अगर हम इतना अंधाधुंध विकास करेंगे तो वह मानव जाति के अस्तित्व को खतरा पैदा करेगा, उसके साथ साथ ही पृथ्वी के लिए भी ये खतरा पैदा करेगा। अब हम रसेल कार्सन की पुस्तक है उसको भी देखेंगे। रसेल कार्सन की पुस्तक ने भी ग्रीन आइडियोलॉजी के विकास के अंतर्गत अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। रसेल कार्सन की पुस्तक द साइलेंट स्प्रिंग ये 1962 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। यह माना जाता है कि पारिस्थितिकी संकट की ओर ध्यान आकर्षित करने वाली यह पहली पुस्तक है। रसेल कार्सन ने अपनी इस पुस्तक द साइलेंट स्प्रिंग के अंतर्गत कीटनाशकों और अन्य कृषि जो रसायनों के बढ़ते उपयोग की आलोचना की और ये बताने का प्रयास किया कि कृषि के अंतर्गत जो कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है, जो केमिकल का इस्तेमाल होता है, वो वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं और मानव दुनिया को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये माना जाता है कि रसेल कार्सन की ये पुस्तक द साइलेंट स्प्रिंग पारिस्थितिकी संकट की ओर ध्यान आकर्षित करने वाली पहली पुस्तक है। इसके अलावा ग्रीन आइडियोलॉजी के जो शुरुआत में जो महत्वपूर्ण शुरुआती कार्य है उन पुस्तकों के अंतर्गत एर्लिस और हैरिसन की पुस्तक हाउ टू बी ए सर्वाइवर, गोल्ड स्मिथ की पुस्तक ब्लूप्रिंट फॉर सर्वाइवल ये 1972 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। यूएनओ की अनौपचारिक रिपोर्ट जो 1972 के अंतर्गत प्रकाशित हुई जिसका टाइटल था ओनली वन अर्थ,
क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट, यह भी 1972 के अंतर्गत प्रकाशित हुई, जिसका टाइटल था द लिमिट्स टू दी ग्रोथ। इन किताबों के अंतर्गत और इन रिपोर्टों के अंतर्गत जो पारिस्थितिकी संकट है, जो पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति है, उनकी ओर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया। और इन्हीं महत्वपूर्ण कार्यों की वजह से ग्रीन आइडियोलॉजी है वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में विकसित हुई। 1972 के अंतर्गत स्टॉकहोम के अंतर्गत एक पर्यावरणीय सम्मेलन आयोजित हुआ, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। इस सम्मेलन के अंतर्गत, स्टॉकहोम सम्मेलन के अंतर्गत पर्यावरणीय समस्याओं के ऊपर चिंतन मनन किया गया और पर्यावरणीय समस्याओं के ऊपर चिंतन मनन के माध्यम से पर्यावरणीय समस्याओं के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करने का इस स्टॉकहोम सम्मेलन के अंतर्गत पहला प्रयास है वो देखा जा सकता है। इसके पश्चात अगर हम देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो विचार है उसने भी ग्रीन आइडियोलॉजी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा, यह अवधारणा किस तरीके से विकसित हुई, तो हम अगर देखें तो 1987 के अंतर्गत यूएन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये एक आयोग था। इस आयोग की 1987 के अंतर्गत रिपोर्ट प्रकाशित हुई और इस आयोग को ब्रूटलैंड कमीशन भी कहा जाता है। इस आयोग की जो रिपोर्ट थी उसका टाइटल था ओवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। इस रिपोर्ट्स के अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास या टिकाऊ विकास की जो अवधारणा है वो पहली बार उभर करके सामने आई। बाद में 1992 के अंतर्गत जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरियो के अंतर्गत, जिसे रियो अर्थ समिट भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को और ज्यादा विकसित करने का प्रयास किया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा क्या कहती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा यह कहती है कि हमारी वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं उनको जब हम पूरा करें, उनकी जब हम पूर्ति करें, तब हम भविष्य की पीढ़ी का भी ध्यान रखें। यानी संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि वर्तमान की जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और संसाधन भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बचे रह जाए। तो इस तरीके से जब हम डेवलपमेंट करें तब हमें अंधाधुंध विकास नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें किस तरीके का विकास अपनाना चाहिए, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, सतत विकास है वो करने पर बल दिया जाना चाहिए। इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित अनेक कार्यकर्ता दबाव समूहों की एक नई पीढ़ी भी 1960, 70 और 80 के दशक के अंतर्गत विकसित हुई। उन्होंने भी ग्रीन आइडियोलॉजी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये जो एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप थे और इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, इन्होंने ग्रीन पॉलिटिक्स पर बल दिया, पर्यावरण के संरक्षण पर बल दिया। इन पर्यावरणीय दबाव समूहों के अंतर्गत अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो ग्रीन पीस है, फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ टू एनिमल लिबरेशन एक्टिविस्ट, इको वॉरियर ग्रुप, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इस तरीके के जो एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप थे, इन्होंने भी हरित राजनीति पर बल दिया। इनका ये मानना था कि राजनीति किस तरफ उन्मुख होनी चाहिए, राजनीति पर्यावरण की ओर उन्मुख होनी चाहिए। जब हम अपने संबंधों का संचालन करें तब प्रकृति का जो संरक्षण है, जो प्रकृति का जो महत्व है, उसको ध्यान में रखते हुए करें। तो ये जो कार्यकर्ता दबाव समूहों की नई पीढ़ी विकसित हुई, इन दबाव समूहों ने भी एक तरीके से ग्रीन आइडियोलॉजी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1980 के दशक के अंतर्गत ग्रीन पार्टियों ने भी पर्यावरणीय सवालों को राजनीतिक एजेंडे पर अधिक से अधिक रखने का प्रयास किया और ये ग्रीन पार्टियां ज्यादातर किन देशों में विकसित हुई? ये ग्रीन पार्टियां ज्यादातर औद्योगिक देशों के अंतर्गत विकसित हुई, जिसके अंतर्गत जो जर्मन ग्रीन्स पार्टी है वो ग्रीन पार्टियों का एक मॉडल के रूप में इसको देखा जा सकता है। बाकी जितनी भी ग्रीन पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जर्मन ग्रीन से भी अपनी
प्रेरणा है वो ग्रहण करती है। इसी मॉडल के आधार पर अनेक ग्रीन पार्टियों का औद्योगिक देशों के अंतर्गत विकास हुआ और इन ग्रीन पार्टियों ने जो पर्यावरण की समस्याएं हैं उनकी तरफ राजनीति का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। तो इन सभी कारणों की वजह से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में ग्रीन आइडियोलॉजी या एनवायरमेंटलिज्म का विकास हुआ। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रीन आइडियोलॉजी की मुख्य मान्यताएं क्या है, इसके मुख्य विषय क्या है। तो ग्रीन आइडियोलॉजी की जो मुख्य विषय है वो है प्रकृति की ओर वापसी, रिटर्न टू नेचर। यानी ग्रीन आइडियोलॉजी क्या कहती है? ग्रीन आइडियोलॉजी ये कहती है कि हमें अब मानव को केंद्र में नहीं रखना चाहिए, बल्कि मानव को केंद्र में रखने के बजाय हमें प्रकृति को केंद्र में रखना चाहिए, हमें प्रकृति की ओर वापस लौटना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम अपना विकास करें, मनुष्य अपना विकास करें, तब वो प्रकृति को केंद्र में रख करके प्रकृति की जो व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए प्रकृति को बिना कोई नुकसान पहुंचाए अपना विकास करने का प्रयास करें। यानी ग्रीन आइडियोलॉजी कुल मिलाकर के ये कहती है कि अब हमें प्रकृति की ओर लौटना चाहिए, क्योंकि अगर प्रकृति के अंतर्गत असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका खामियाजा हमें भुगतना होगा। 1970 के दशक के अंत तक पर्यावरण के लिए एकमात्र दबाव समूह जैसी चिंता से परे जाकर ग्रीन सोच को व्यापक रूप से एक विचारधारा के रूप में देखा गया, जिसे आमतौर पर पर्यावरणवाद कहा जाता है। यानी 1970 का जो दशक है उसके अंत तक जो पर्यावरण की समस्याएं थी वो केवल और केवल प्रेशर ग्रुप तक सीमित नहीं रह गई थी कि प्रेशर ग्रुप पर्यावरण संरक्षण के लिए दबाव डालने का काम करते हैं। यानी पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उनकी चिंता केवल प्रेशर ग्रुप से जुड़ी हुई नहीं रह गई, बल्कि पर्यावरण की जो समस्याएं थी उस पर चिंतन मनन किया गया पर्यावरण की दृष्टि से। इस तरह की जो सोच थी वो ग्रीन थॉट के रूप में विकसित हुई, एक व्यापक विचारधारा के रूप में विकसित हुई। उसे ही हम ग्रीन आइडियोलॉजी या एनवायरमेंटलिज्म के नाम से जानते हैं। इस एनवायरमेंटलिज्म की ये जो पॉलिटिक्स है इसमें संवेदनशीलता की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ सेंसिबिलिटी को क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया। पॉलिटिक्स ऑफ सेंसिबिलिटी का क्या मतलब है? संवेदनशीलता की राजनीति का यहाँ पर यह मतलब है कि राजनीति का संचालन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किया जाए। राजनीति किस पर केंद्रित होनी चाहिए? राजनीति प्रकृति पर केंद्रित होनी चाहिए, राजनीति पर्यावरण केंद्रित होनी चाहिए। इससे पहले कि अगर हम क्लासिकल आइडियोलॉजी को देखें तो क्लासिकल आइडियोलॉजी है वो वितरण की राजनीति से जुड़ी हुई थी। क्लासिकल आइडियोलॉजी के अंतर्गत इन बातों पर बल दिया गया कि संसाधनों का वितरण किस तरीके से किया जाए, जैसे उदारवाद, समाजवाद, ये जो अवधारणाएं थी इनके ऊपर इनमें ये बल देने का प्रयास किया गया कि संसाधनों का वितरण किस तरीके से किया जाना चाहिए। 1960 के दशक के अंतर्गत, 70 के दशक के अंतर्गत जितनी भी नई विचारधाराएं विकसित हुई उनमें मुख्यतः पहचान की राजनीति के ऊपर बल दिया गया, पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी पर बल दिया गया। जैसे हम नारीवाद को देखें या बहुसंस्कृतिवाद को देखें तो इन्होंने पहचान केंद्रित अध्ययन करने का प्रयास किया। जैसा कि नारीवाद ने महिलाओं की पहचान पर ध्यान दिया, बहुसंस्कृतिवाद ने अल्पसंख्यकों की जो पहचान है उस पर अध्ययन करने पर बल दिया, अल्पसंख्यकों की पहचान को मान्यता दिलाने के लिए प्रयास किया। जबकि पर्यावरणवाद है यह न तो वितरण की राजनीति से जुड़ी हुई अवधारणा है और न ही पहचान की राजनीति से जुड़ी हुई अवधारणा है। इसके बजाय पर्यावरणवाद की जो अवधारणा है वह संवेदनशीलता की राजनीति से जुड़ी हुई अवधारणा है और इस संवेदनशीलता की अवधारणा के माध्यम से, संवेदनशीलता की राजनीति की अवधारणा के माध्यम से ग्रीन आइडियोलॉजी के अंतर्गत, पर्यावरणवाद के अंतर्गत जो मानव की जो चेतना है उसको बदलने का प्रयास किया गया कि केंद्र में कौन होना चाहिए। केंद्र के अंतर्गत, अध्ययन के केंद्र के अंतर्गत मानव की बजाय पारिस्थितिकी यानी प्रकृति या पर्यावरण है वो केंद्र के अंतर्गत होना चाहिए। तो हमारा जो चिंतन मनन है, हमारी जो पॉलिटिक्स है, हमारी जो संबंधों का संचालन है वो पारिस्थितिकी केंद्रित होना चाहिए। इसके अलावा
ग्रीन जो आइडियोलॉजी है एनवायरमेंटलिज्म ने संवेदनशीलता की राजनीति के माध्यम से जो हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं उनको भी पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया। यानी मनुष्य की केवल भौतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि भौतिक जिम्मेदारी के अलावा मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी है, उसका ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को परिस्थिति को ध्यान में रखना चाहिए, प्रकृति को ध्यान में रखना चाहिए, यानी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए चिंतन मनन है वो करना चाहिए, राजनीति का संचालन करना चाहिए। ग्रीन विचारधारा के केंद्रीय विषय यानी ग्रीन विचारधारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या है? तो ग्रीन विचारधारा की जो प्रमुख मान्यताएं हैं जिसके अंतर्गत ग्रीन आइडियोलॉजी ने बल दिया वो है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, होलिज्म संपूर्णता, सस्टेनेबिलिटी संपोषणीयता, फ्रॉम हैविंग टू बीइंग संपत्ति से अस्तित्व की ओर। ये जो 4 केंद्रीय विशेषताएं हैं ये ग्रीन आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से इन 4 विशेषताओं को ग्रीन विचारधारा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहली जो विशेषता है ग्रीन आइडियोलॉजी की वो है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। ग्रीन विचारधारा के सभी रूपों का जो केंद्रीय सिद्धांत है वो पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है। यानी ग्रीन आइडियोलॉजी एक क्रॉस कटिंग अवधारणा है। क्रॉस कटिंग अवधारणा का मतलब क्या हुआ? क्रॉस कटिंग अवधारणा का मतलब ये है कि ग्रीन आइडियोलॉजी के अंतर्गत अनेकों तरह की अवधारणाएं हैं और उन सभी अवधारणाओं का जो केंद्रीय सिद्धांत है वो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है। सभी ने पारिस्थितिकी के संरक्षण पर बल दिया है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी विचारधारा ने पारिस्थितिकी के अध्ययन पर कम बल दिया और किसी विचारधारा ने पारिस्थितिकी रूप को उग्र रूप से अध्ययन करने पर बल दिया, लेकिन सारी की सारी जो ग्रीन आइडियोलॉजी है, सभी की सभी जो ग्रीन विचारधाराएं हैं, पर्यावरणवादी विचारधाराएं हैं, उसका केंद्रीय सिद्धांत पारिस्थितिकी है। इस पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किसने किया? इस पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल अर्नेस्ट हैकल, ये जर्मनी का प्राणी वैज्ञानिक था और इसने 1866 के अंतर्गत पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया। पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी इकोलॉजी जीव विज्ञान की एक अलग शाखा है और इसके अंतर्गत जीवों और प्रकृति के मध्य अंतर संबंधों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। यह उन संबंधों के नेटवर्क पर जोर देती है जो जीवन के सभी रूपों को बनाए रखने का प्रयास करती है। यानी कौन सा नेटवर्क? इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। यानी इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो किसका अध्ययन करती है? जीवों और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। जीवों और पर्यावरण के बीच में संबंध किस तरीके से बने रहते हैं? तो इनके मध्य एक संबंधों का एक जाल बना हुआ है, एक नेटवर्क बना हुआ है। वो किसके माध्यम से बना हुआ है? पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से बना हुआ है, इकोसिस्टम के माध्यम से बना हुआ है। इसी इकोसिस्टम के माध्यम से जीवों का अस्तित्व और पर्यावरण का जो अस्तित्व है वो बना हुआ है। सभी पारिस्थितिकी जो तंत्र है, सभी इकोसिस्टम है, ये आत्म नियमन की प्रणाली यानी सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम के माध्यम से सद्भाव और संतुलन की स्थिति है बनाए रखते हैं। प्राकृतिक दुनिया पारिस्थितिकी तंत्र के जटिल जाल से बनी हुई है और ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र बंद या पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र है वो दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र के साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे अगर हम झील का उदाहरण लें तो झील किसका निर्माण करती है? झील भी एक इकोसिस्टम का निर्माण करती है। इस झील के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तलछट है, विभिन्न प्रकार के इसके अंतर्गत जीव रहते हैं, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पौधे हैं और ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। लेकिन ग्रीन आइडियोलॉजी का ये मानना है कि ये जो इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम एकदम से, ये झील जो इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है, यह एकदम बंद नहीं हो सकता, यानी पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। झील भी किसके ऊपर डिपेंड करती है? झीलें भी उसके अंतर्गत आकर गिरने वाली नदियां हैं, उसके ऊपर भी झील है वो
परस्पर निर्भर करती है, क्योंकि ये जो नदियां आकर के झील के अंतर्गत जो साफ पानी है उसको पहुंचाने का कार्य करती है। इसके अलावा झील के जो किनारे के ऊपर जो पौधे हैं वो भी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो भी उस झील के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा झील को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तापमान कहाँ से मिलता है, तो सूर्य से तापमान मिलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ ग्रीन आइडियोलॉजी का, ग्रीन आइडियोलॉजी ये कहती है कि प्राकृतिक दुनिया है वो विभिन्न तरह के इकोसिस्टम से मिलकर के बना हुआ है, और ये जो डिफरेंट इकोसिस्टम है ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। इसमें प्रत्येक इकोसिस्टम है दूसरे इकोसिस्टम के ऊपर निर्भर करता है, और दूसरा इकोसिस्टम है वो पहले इकोसिस्टम के ऊपर निर्भर करता है, यानी इनके मध्य अंतर संबंध है, पारस्परिक निर्भरता है। तो इस तरीके से इकोलॉजी है वो अंतर संबंधों के एक नाजुक नेटवर्क का संकेत करती है, और ये बताती है कि इकोलॉजी के अंतर्गत जीव और पर्यावरण है वो अंतर संबंधित है, और इन्हीं अंतर संबंधों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, इन्हीं अंतर संबंधों का अध्ययन परिस्थिति के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन इकोलॉजी के साथ में समस्या कहाँ हुई, समस्या भौतिकवाद की लालसा की वजह से हुई, औद्योगिकरण की वजह से हुई। औद्योगिकरण ने भौतिकवाद को बढ़ावा दिया, और इस भौतिकवाद की वजह से ही मनुष्य ने पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिससे प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो ग्रीन आइडियोलॉजी क्या कहती है, ग्रीन आइडियोलॉजी किसका समर्थन करती है, पारिस्थितिकी केंद्रवाद का पक्ष लेती है, इकोसेंट्रिज्म का पक्ष लेती है, और जो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है, मानव केंद्रित जो अध्ययन है उसको चुनौती देती है। ग्रीन आइडियोलॉजी का ये मानना है कि हमारे संबंधों का संचालन किस तरीके से होना चाहिए, हमारे संबंधों का जो संचालन है वो इकोसेंट्रिक होना चाहिए, पारिस्थितिकी केंद्र पर आधारित होना चाहिए, मानव केंद्रित नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम संबंधों का संचालन मानव को ध्यान में रखते हुए करेंगे, मानव के हितों को ध्यान में रखते हुए अगर इसको करेंगे, तो ये तो फिर व्यक्तिगत स्वार्थ हो जाएगा, और ये फिर प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। तो ग्रीन आइडियोलॉजी का ये मानना है कि हमारा जो अध्ययन है, हमारे जो संबंधों का संचालन है वो किस तरीके से होना चाहिए, वो संचालन होना चाहिए इकोसेंट्रिक, पारिस्थितिकी के अंदर को ध्यान में रखते हुए हमारे संबंधों का संचालन होना चाहिए। लेकिन हम अगर ग्रीन आइडियोलॉजी को देखें तो जैसा कि हमने पहले भी बात की कि ग्रीन आइडियोलॉजी एक क्रॉस कटिंग आइडियोलॉजी है, यानी ग्रीन आइडियोलॉजी अनेक तरह की विचारधाराओं, अनेक तरह की उप विचारधाराओं से मिलकर के बनी हुई है। इनके अंतर्गत भी अलग अलग आइडियोलॉजी के बीच में मतभेद है वो देखने को मिलते हैं, और जब ये ग्रीन या पर्यावरणीय विचारक विभिन्न तरीकों से पारिस्थितिकी विचारों को लागू करते हैं तो इनके कभी कभी निष्कर्ष है वो काफी अलग अलग भी निकलते हैं। यानी पर्यावरणीय विचारधारा, पर्यावरणीय आंदोलन के अंतर्गत भी विभेद है वो देखने को मिलता है। इस तरह का विभेद की ओर अर्नेनास ने भी ध्यान आकर्षित किया है। अर्नेनास क्या कहते हैं, अर्नेनास इकोलॉजी को दो भागों के अंतर्गत विभाजित करते हैं, एक उथला पारिस्थितिकी, कम पारिस्थितिकी, शैलो इकोलॉजी, दूसरा गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी। अर्नेनास कहता है कि इकोलॉजी को दो भागों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है, शैलो इकोलॉजी और डीप इकोलॉजी। शैलो इकोलॉजी इसको उथला या मानवतावादी परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो शैलो इकोलॉजिस्ट है ये क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं कि यदि हम प्राकृतिक दुनिया का संरक्षण और पोषण करते हैं तो यह मानव जीवन को बनाए रखेगा। यानी इसके केंद्र में कौन हो गया, इसके केंद्र के अंतर्गत मानव का जीवन बनाए रखना है वो महत्वपूर्ण हो गया। तो ये मानव के जीवन को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक दुनिया के संरक्षण और पालन पोषण पर बल देते हैं। यानी ये इकोलॉजी के पाठ का इस्तेमाल तो करते हैं, इकोलॉजी का इस्तेमाल तो करते हैं कि इकोलॉजी का संरक्षण करना चाहिए। इकोलॉजी के पाठ को जब स्वीकार करते हैं तो इनके केंद्र के अंतर्गत कौन है, इनके केंद्र के अंतर्गत मानव है, क्योंकि इनका मानना है कि अगर मानव की आवश्यकताओं और लक्ष्यों का अगर पूर्ति करनी है तो हमें पारिस्थितिकी को बनाए रखना होगा। तो ये कैसा अप्रोच हो गया, ये एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच हो गया। यानी ये किस
पर सेंटर में किसको रखते हैं? ये सेंटर में मानव की आवश्यकताओं, मानव के लक्ष्य है, उनको केंद्र में रखते हुए पारिस्थितिकी के संरक्षण, प्राकृतिक दुनिया के संरक्षण और पालन पोषण पर अपना ध्यान है वो आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। दूसरी, अब ये जो सेलो इकोलॉजी है, इसके कई विद्वान है वो इनको लाइट या एनलाइटेंड एंथ्रोपोसेंट्रिज्म के रूप में देखते हैं, यानी हल्का या प्रबुद्ध मानव विज्ञान के रूप में इसकी व्याख्या करते हैं। हल्का या प्रबुद्ध मानव विज्ञान के रूप में सेलो इकोलॉजी की व्याख्या कैसे करते हैं? इस तरीके से कि सेलो इकोलॉजी सेंटर में किसको रख रही है? सेलो इकोलॉजी सेंटर में रख रही है मानव की आवश्यकताओं को, मानव के लक्ष्यों को, मानव के अस्तित्व को। सेलो इकोलॉजी ये कह रही है कि अगर हमें मानव के अस्तित्व को बनाए रखना है, मानव के लक्ष्यों की पूर्ति करनी है, तो हमें परिस्थिति का संरक्षण करना चाहिए, पर्यावरण संतुलन है उसको बनाए रखना चाहिए। अगर हमने पर्यावरण के संतुलन को नहीं बनाए रखा तो मानव का अस्तित्व है वो खतरे के अंतर्गत पड़ सकता है। और इसके लिए ये सेलो इकोलॉजी ये कहती है कि हमें सीमित और गैर नवीनीकरण जो संसाधन है, जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, उसके उपयोग और प्रदूषण को कम करने जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। यानी ये किससे जुड़ी हुई है? ये सस्टेनेबिलिटी, संपोषणीयता से जुड़ी हुई है। कंजर्वेशन यानी संरक्षण जैसे मूल्यों के साथ में जुड़ी हुई है। यानी आर्थिक वृद्धि तो मनुष्य को करनी चाहिए, लेकिन वृद्धि है वो अंधाधुंध नहीं करनी चाहिए। आर्थिक वृद्धि किस तरीके की होनी चाहिए? सतत आर्थिक वृद्धि होनी चाहिए। मनुष्य आर्थिक वृद्धि तो करे, मनुष्य अपने लक्ष्यों की पूर्ति तो करे, लेकिन एकदम से अपने लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करे, धीरे धीरे अपने लक्ष्यों की पूर्ति करे और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखे। तो सेलो इकोलॉजी है ये संपोषणीयता और संरक्षणवादी जैसे मूल्यों के साथ में जुड़ी हुई है। इसलिए कई विद्वान है इसको कमजोर पारिस्थितिकी, वीक इकोलॉजिज्म और पर्यावरणवाद, एनवायरमेंटलिज्म के रूप में वर्गीकृत करते हैं। आगे हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि टेक्निकली रूप से एनवायरमेंटलिज्म और इकोलॉजिज्म, पर्यावरणवाद और पारिस्थितिकीवाद के मध्य क्या अंतर है। लेकिन उससे पहले हम डीप इकोलॉजी को भी समझने का प्रयास करते हैं। इकोलॉजी की जो दूसरी अवधारणा है जिसका प्रतिपादन अर्धनास ने किया, वो है गहरी पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी। यह किसका संकेत करती है? ये मजबूत पारिस्थितिकीवाद या पारिस्थितिकीवाद का संकेत करती है। अब हमने ये देखा कि सेलो इकोलॉजी के अंतर्गत तो मानव के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रकृति के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया। यानी उन्होंने प्रकृति के संरक्षण पर तो ध्यान दिया, लेकिन जो क्लासिकल आइडियोलॉजी है, जो क्लासिकल आइडियोलॉजी जिसके अंतर्गत मानव को केंद्र में रखा गया, उसको कोई उसने चुनौती नहीं दी। सेलो इकोलॉजी ने भी किसको केंद्र में रखा? उसने भी मानव के लक्ष्यों और जो उसके हित है उसको केंद्र में रख के उसका अध्ययन किया, प्रकृति का अध्ययन किया। लेकिन दूसरी तरफ जो गहरी पारिस्थितिकी है, यह मानव को केंद्र के अंतर्गत नहीं रखती, बल्कि यह प्रकृति को, इकोलॉजी को केंद्र के अंतर्गत रखती है। यह पारिस्थितिकीवाद और जो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है यानी मानव केंद्रवाद है, उसके बीच में अंतर करती है और यह कहती है कि पारिस्थितिकीवाद और मानव केंद्रवाद ये दोनों ही एक दूसरे से विपरीत अवधारणाएं हैं। जहां मानव केंद्रवाद की बात होती है, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म की बात होती है, वहां पारिस्थितिकी हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि मानव के हितों को ध्यान में रखा जाता है। इस तरीके का गहरी पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी है वो सेलो इकोलॉजी के ऊपर आरोप लगाते हुए यह कहती है कि हमें अध्ययन के अंतर्गत केंद्र में किसको रखना चाहिए? केंद्र में प्रकृति को रखना चाहिए, मानव को केंद्र के अंतर्गत नहीं रखना चाहिए। गहरी पारिस्थितिकी की यह मान्यता है कि मानव प्रजाति किसी भी तरह से किसी अन्य प्रजाति या वास्तव में प्रकृति से बेहतर नहीं है, ऐसी धारणा को यह स्वीकार करती है। यानी डीप इकोलॉजी क्या कहती है? डीप इकोलॉजी ये कहती है कि मानव प्रजाति अन्य प्रजातियों की तरह ही है। मानव प्रजाति का उतना ही महत्व है जितना अन्य प्रजातियों का महत्व है। मानव का उतना ही महत्व है जितना प्रकृति का महत्व है। मानव और अन्य प्रजातियों के साथ में संतुलन बनाए रखेगा, तभी मानव का अस्तित्व है वो बनाए रहेगा, प्रकृति का अस्तित्व है वो बनाए रखेगा। यानी ये किस पर जोर देते हैं? ये प्रकृति के अस्तित्व को बनाए रखने पर जोर देते हैं। प्रकृति का अगर अस्तित्व बना रहा तो बाकी सभी प्रजातियों का अस्तित्व है वो अपने आप ही बना रह जाएगा। कुल मिलाकर के डीप इकोलॉजी ये कहती है
कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। मानव जीवन का उद्देश्य अपने हितों की पूर्ति करना नहीं है, बल्कि मानव जीवन का उद्देश्य है वो प्रकृति को बनाए रखने में मदद करना है। मानव जीवन किसके लिए? मानव जीवन प्रकृति के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो इस तरीके से डीप इकोलॉजी सभी प्रजातियों को बराबर बराबर महत्व का दर्जा देती है, और इस तरीके से ये किसको ज्यादा बल देती है? इस तरीके से ये प्रकृति के ऊपर ज्यादा बल देती है। और इस गहरी पारिस्थितिकी से जुड़ी हुई जो मूल्य है, जुड़ी हुई अवधारणा है, उनमें जीव वैज्ञानिक समानता, बायोसेंट्रिक इक्वलिटी, विविधता, विकेंद्रीकरण, ये जो मूल्य है ये डीप इकोलॉजी के साथ में जुड़े हुए हैं। जीव वैज्ञानिक समानता की अवधारणा, बायोसेंट्रिक इक्वलिटी की अवधारणा क्या कहती है? यह अवधारणा ये कहती है कि प्रकृति के अंतर्गत जितने भी जीव है, जितनी भी संस्थाएं हैं, इन सभी का जो नैतिक मूल्य है वो नैतिक मूल्य एक जैसा ही है। जैसे मनुष्य और पशु, इनका जो नैतिक मूल्य है, इनकी जो नैतिक वैल्यू है वो बराबर बराबर नैतिक वैल्यू है। तो जीव वैज्ञानिक समानता की अवधारणा ये कहती है कि प्रकृति के अंतर्गत सभी जीवों का एक समान महत्व है। मनुष्य सर्वे सर्वा नहीं है। मनुष्य का महत्व उतना ही है जितना अन्य प्राणियों का महत्व है। विविधता, यह जैव विविधता की बात करती है। विकेंद्रीकरण, यह कहती है कि शक्तियों का एक जगह केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, यानी किसी एक प्रजाति को श्रेष्ठ प्रजाति के रूप में नहीं मानना चाहिए, बल्कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण है वो होना चाहिए। तो इस तरीके से डीप इकोलॉजी है वो प्रकृति के अध्ययन पर बल देती है, प्रकृति को अपने केंद्र के अंतर्गत रखती है। दूसरी जो ग्रीन आइडियोलॉजी की मान्यता है, विशेषता है, मुख्य विषय है, वो है होलिज्म, समग्रता। समग्रता शब्द है ये 1926 में जन स्मट्स द्वारा इस्तेमाल किया गया था। जन स्मट्स कौन थे? ये दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री और गवर्नर जनरल थे, और इनके द्वारा ही सबसे पहले होलिज्म, समग्रता शब्द का इस्तेमाल 1926 के अंतर्गत किया गया। समग्रता का अर्थ क्या है? समग्रता का अर्थ है कि संपूर्ण है वो अपने भागों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। भागों के बीच संबंधों का अध्ययन करके समझ प्राप्त की जा सकती है। यानी समग्रता का अवधारणा क्या कहती है? समग्रता की अवधारणा ये कहती है कि संपूर्ण, कंप्लीट, होल, ये अपने आप में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट इंपॉर्टेंट, कम इंपॉर्टेंट है। पार्ट का इंपॉर्टेंस तभी होगा जब संपूर्ण का अस्तित्व होगा। जैसे हम हमारे शरीर को अगर देखें, हम हमारे शरीर से अलग किसी अंग को अलग करके उसका अगर अध्ययन करें और उसके अस्तित्व को अगर देखें, तो उसका क्या अस्तित्व रहेगा? यानी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ठीक उसी तरीके से प्रकृति का भी जब हम अध्ययन करें, तो प्रकृति का अध्ययन भी हमें संपूर्ण रूप से करना चाहिए। यानी उसके अंतर्गत जो भाग है, उन भागों से मिलकर के ही प्रकृति का निर्माण होता है, और उन भागों का अस्तित्व तभी तक रहेगा जब तक प्रकृति का अस्तित्व रहेगा, संपूर्ण का अस्तित्व रहेगा। तो समग्रता की अवधारणा के ऊपर ग्रीन आइडियोलॉजी, एनवायरमेंटलिज्म है वो बल देता है। पार्ट्स की बजाय ग्रीन आइडियोलॉजी है वो संपूर्ण को ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है। ग्रीन आइडियोलॉजी के अनुसार प्राकृतिक दुनिया को केवल एक संपूर्ण के रूप में ही समझा जा सकता है, न कि अपने व्यक्तिगत भागों के माध्यम से। प्रत्येक भाग का अर्थ केवल अन्य भागों के संबंध में है और अंततः संपूर्ण के संबंध में है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि प्रकृति के अंतर्गत जितने भी तत्व जुड़े हुए हैं, जितने भी जीव है, जितने भी गैर जीव, निर्जीव, मानव, गैर मानव, ये सभी जो भाग है ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। एक का अगर अस्तित्व संकट में आता है तो दूसरे का भी निश्चित रूप से अस्तित्व है वो संकट के अंतर्गत आएगा। तो ग्रीन आइडियोलॉजी है वो किस पर बल देती है? समग्रता पर बल देती है। फ्रिट्ज ऑफ कैप्रा की 1982 के अंतर्गत एक पुस्तक प्रकाशित हुई। उस पुस्तक का नाम है द टर्निंग पॉइंट। इस पुस्तक के अंतर्गत फ्रिट्ज ऑफ कैप्रा जो समकालीन पर्यावरणीय संकट है उसका दार्शनिक आधार खोजने का प्रयास करते हैं। फ्रिट्ज ऑफ कैप्रा ये कहते हैं कि ये जो वर्तमान में पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हुआ है, इसका दार्शनिक आधार कहाँ है? इसका दार्शनिक आधार ऑर्थोडॉक्स साइंस के अंतर्गत है, रूढ़िवादी विज्ञान के अंतर्गत देखने को मिलता है। इस ऑर्थोडॉक्स साइंस को कैप्रा कार्टेशियन न्यूटनियन प्रतिमान के नाम से जानते हैं। यानी ये जो कैप्रा विद्वान है ये
जो ऑर्थोडॉक्स साइंस है उसके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वह है कार्टेशियन न्यूटोनियन पैराडाइम। इस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। इसी अवधारणा के अंतर्गत समकालीन जो पर्यावरणीय संकट का दार्शनिक आधार है उसको कैप्रा खोजने का प्रयास करते हैं। अब ये ऑर्थोडॉक्स साइंस क्या है और इस ऑर्थोडॉक्स साइंस के अंतर्गत पर्यावरणीय संकट का दार्शनिक आधार किस तरीके से है उसको कैप्रा समझाने का प्रयास करते हैं। कैप्रा ये लिखते हैं कि रेने डेस्कार्ट्स और आइजैक न्यूटन जैसे जो वैज्ञानिक और दार्शनिक हुए, इन दार्शनिकों के और वैज्ञानिकों के विचारों के अंतर्गत यह देखने को मिलता है कि इन्होंने प्रकृति का जो अध्ययन है, इन्होंने दुनिया का जो अध्ययन है वो एक मशीन के रूप में करने का प्रयास किया, ऑर्गेनिक के रूप में अध्ययन करने का प्रयास नहीं किया। इससे पहले की जो अवधारणा थी, ऑर्थोडॉक्स साइंस से पहले की जो अवधारणा थी, उसके अंतर्गत दुनिया को जैविक रूप में, ऑर्गेनिक रूप में समझने का प्रयास किया। लेकिन ये जो ऑर्थोडॉक्स साइंस आई, जो कि रेने डेस्कार्ट्स और न्यूटन जैसे वैज्ञानिक और दार्शनिकों के विचार के अंतर्गत इनको देखने को मिलते हैं, यानी इनका संदर्भ मिलता है, जैसा कि कैप्रा इसको कार्टेशियन न्यूटोनियन पैराडाइम के नाम से पुकारता है। तो इनके विचारों के अंतर्गत ये जो 16वीं शताब्दी के और 17वीं शताब्दी के दार्शनिक थे, इन्होंने दुनिया को एक मशीन के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया, यानी इन्होंने दुनिया को एक मशीन के रूप में समझने का प्रयास किया। और इन्होंने कहा कि विज्ञान प्रकृति को एक मशीन के रूप में मानता है, जिसका अर्थ है कि किसी भी अन्य मशीन की तरह प्रकृति को भी बदला जा सकता है, मरम्मत की जा सकती है और उसका सुधार किया जा सकता है। क्योंकि मशीन के अंतर्गत किसका महत्व होता है? पार्ट्स का महत्व होता है। मशीन के अंतर्गत सभी पार्ट्सों को अलग किया जा सकता है, सभी भागों को, सभी तत्वों को अलग अलग करके समझा जा सकता है और उन पार्ट्सों को बदला जा सकता है, उनकी मरम्मत की जा सकती है, उनका सुधार भी किया जा सकता है। तो इन्होंने दुनिया को मशीन के रूप में समझने का प्रयास किया। कैप्रा कहते हैं कि ये जो इनका विश्लेषण था, इसी विश्लेषण ने प्राकृतिक जो संकट है उसको उत्पन्न करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाद में जो औद्योगिक विकास हुआ, विज्ञानवाद का जो दौर चला, विज्ञानवाद के अंतर्गत भी दुनिया को वैज्ञानिक रूप में तथ्यों के माध्यम से समझने का प्रयास किया और दुनिया को एक मशीन के रूप में समझने का प्रयास किया, जैविक रूप में समझने का प्रयास नहीं किया गया। तो कैप्रा ये कहता है कि अगर हमें प्रकृति के जो संरक्षण करना है, प्राकृतिक दुनिया का अगर संरक्षण करना है, तो यह समझना होगा कि मनुष्य है वो प्रकृति का स्वामी नहीं है, बल्कि मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है, प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा है। तो कैप्रा ये कहते हैं कि अगर हमें पर्यावरण संरक्षण की ओर बढ़ना है, पर्यावरणवाद की ओर बढ़ना है, तो प्रकृति का अगर संरक्षण बनाए रखना है, तो हमें ये जो ऑर्थोडॉक्स साइंस है, ये जो कार्टेशियन न्यूटोनियन जो पैराडाइम है, इसको हमें चुनौती देनी होगी। और ये न्यूटनियन विश्व मशीन की जो अवधारणा है, जो प्रकृति को और दुनिया को मशीन के रूप में समझने का प्रयास करते हैं, इस अवधारणा को हमें उखाड़ करके फेंकना होगा, इसको हमें चुनौती देनी होगी और इस ऑर्थोडॉक्स साइंस की अवधारणा की जगह हमें नए पैराडाइम है वो स्थापित करने होंगे। और ये नए पैराडाइम किसके माध्यम से स्थापित होंगे? तो ये जो नए पैराडाइम है वो समग्रता की अवधारणा के माध्यम से स्थापित होंगे। तो ये यहाँ पर नए जो पैराडाइम है उनको विकसित करने का प्रयास किया गया ग्रीन आइडियोलॉजी के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जैव केंद्रित समानता, गाया परिकल्पना, परिस्थिति की नारीवाद का दृष्टिकोण, ये नए जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नई पैराडाइम है, ये पॉलिटिक्स के अंतर्गत विकसित हुई। इन सभी अवधारणाओं को, सभी कॉन्सेप्ट को हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। समग्रता की जो अवधारणा है वो यह कहती है कि सभी चीजें हैं वो जीवित हैं, हमें ऑर्गेनिक के रूप में इनको समझना चाहिए। जैसे पत्थर, नदियां, पहाड़, यहाँ तक कि पृथ्वी है, यह भी एक जीवित के रूप में। जैसे हम आदिम धर्मों को देखें, प्राचीन धर्मों को देखें, तो प्राचीन धर्मों के अंतर्गत भी सभी चीजों को जीवित के रूप में दिखाया गया है। चाहे पत्थर हो, चाहे नदियां हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पृथ्वी हो। पृथ्वी की तो माँ के रूप में पूजा करने की कल्पना है वो प्राचीन धर्मों के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो ये जो पृथ्वी माता का विचार है, ये पर्यावरणवादी विचारकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है। ये पृथ्वी माता की जो विचार है,
इसकी तरफ पर्यावरणवादी विचारक है वो आकर्षित हुए हैं। तो ये जो नए पैराडाइम है इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। बायोसेंट्रिक इक्विलिटी का कॉन्सेप्ट, जैव केंद्रित समानता, ये भी ग्रीन आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जीव मंडल में सभी जीव और संस्थाएं, ऑर्गेनिज्म एंड एंटिटीज समान नैतिक मूल्य के हैं, प्रत्येक प्रकृति की भलाई की अभिव्यक्ति है। यानी जैव केंद्रीय समानता की अवधारणा ये कहती है कि इस जीव मंडल के अंतर्गत जितने भी जीव है, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनका जो नैतिक मूल्य है वो एक समान नैतिक मूल्य है, किसी का कोई ज्यादा नैतिक मूल्य नहीं है। एक का अस्तित्व अगर संकट में पड़ता है तो बाकी वालों का अस्तित्व है वो भी संकट के अंतर्गत पड़ेगा। तो प्रत्येक जीव की भलाई, प्रत्येक संस्था की भलाई ही प्रकृति की भलाई है। यानी सभी जीवों को, सभी संस्थाओं को एक समान नैतिक मूल्य के रूप में जैव केंद्रीय समानता की अवधारणा है वो तोलने का प्रयास करती है। गाया हाइपोथेसिस, गाया हाइपोथेसिस की अवधारणा है वो जेम्स लवलॉक ने दी। जेम्स लवलॉक कौन थे? जेम्स लवलॉक ब्रिटेन के पर्यावरणवादी चिंतक है। जेम्स लवलॉक ने गाया हाइपोथेसिस की अवधारणा का पर्यावरणवाद ग्रीन आइडियोलॉजी के संदर्भ में प्रतिपादन किया। ये जो गाया हाइपोथेसिस की अवधारणा है, गाया क्या है? गाया पृथ्वी की ग्रीक देवी का नाम है। गाया की अवधारणा क्या कहती है? गाया की अवधारणा ये कहती है, गाया हाइपोथेसिस ये कहती है कि अगर हमें पृथ्वी को समझना है तो एक मशीन के रूप में हम पृथ्वी को नहीं समझ सकते, बल्कि पृथ्वी को एक जीवित इकाई के रूप में अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। यानी पृथ्वी क्या है? पृथ्वी कोई मशीन नहीं है, बल्कि पृथ्वी एक जीवित प्राणी है, पृथ्वी एक लिविंग बीइंग है। और ये जो पृथ्वी का व्यवहार है वो कॉम्प्लेक्स व्यवहार है, यानी जटिल व्यवहार है। पृथ्वी अपना जो रेगुलेशन है, अपना जो प्रबंधन है वो स्वयं प्रबंधन करती है। ये जो पृथ्वी का प्रबंधन है, रेगुलेशन है, वो किस तरीके का है? वो सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम के माध्यम से संचालित होता है। गाया की परिकल्पना का आधार यह है कि पृथ्वी का जीव मंडल, वायुमंडल, महासागर और मिट्टी ठीक उसी प्रकार का ही सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर करता है जैसा जीवन के अन्य रूपों की विशेषता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि गाया हाइपोथेसिस की जो अवधारणा जेम्स लवलॉक ने दी, उसका सारांश यह है कि पृथ्वी को हमें एक जीवित इकाई के रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। और जिस तरीके से अन्य जीव अपना प्रबंधन करने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी तरीके से पृथ्वी का जो जीवमंडल, वायुमंडल और महासागर है वो भी अपना जो व्यवहार है, अपना जो प्रबंधन है, वो सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर है, वो अपना प्रबंधन स्वयं करने में सक्षम है। यानी गाया की जो हाइपोथेसिस है वो ये कहती है कि पृथ्वी ने, गाया यानी पृथ्वी, गाया ने गतिशील, अपनी जो गतिशील संतुलन की स्थिति है उसको बनाए रखा है। सोलर सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे बदलाव हुए, लेकिन उन बदलावों के बावजूद भी गाया यानी पृथ्वी की जो संरचना है, पृथ्वी की जो संतुलन की स्थिति है वो आज भी बनी हुई है। और वो कैसे संभव हुआ? वो उसके सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर के माध्यम से ही संभव हुआ। तो गाया का विचार है वो एक पारिस्थितिकी विचारधारा के रूप में विकसित हुआ है, जो उस शक्तिशाली संदेश को व्यक्त करता है कि मानव को ग्रह के स्वास्थ्य का सम्मान करना चाहिए और उसकी सुंदरता और संसाधनों के संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए। क्योंकि मानव का अस्तित्व है वो भी किसके ऊपर निर्भर करता है? पृथ्वी के अस्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। अन्य जीवों का अस्तित्व है वो भी किसके ऊपर निर्भर करता है? वो भी पृथ्वी के अस्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। तो गाया हाइपोथेसिस यह संदेश देती है कि प्रत्येक प्राणी को दूसरे प्राणी का सम्मान करना चाहिए। अगर एक प्राणी का अस्तित्व संकट के अंतर्गत आता है तो दूसरे प्राणी का अस्तित्व है वो भी संकट के अंतर्गत आएगा, और पृथ्वी है वो अपना संतुलन बनाए रखने का प्रयास करेगी। तो मनुष्य को जो पर्यावरण है, प्रकृति है, उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका खामियाजा है वो मनुष्य को अंततः भुगतना होगा। तीसरी जो विशेषता है, तीसरा जो विषय है ग्रीन आइडियोलॉजी का, वो है संपोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी।
सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने और अस्तित्व को जारी रखने के लिए एक व्यवस्था की क्षमता को संपोषणीयता है वो प्रदर्शित करती है। और ग्रीन आइडियोलॉजी किसकी संपोषणीयता पर बल देती है? ग्रीन आइडियोलॉजी इकोलॉजी की संपोषणीयता पर बल देती है। ग्रीन आइडियोलॉजी ये कहती है कि पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए, प्रकृति को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमें हरित अर्थशास्त्र यानी ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहिए। अंधाधुंध विकास है वो नहीं करना चाहिए। हमें इस तरीके का विकास करना चाहिए जो कि सतत विकास हो, जो कि प्रकृति के साथ तालमेल स्थापित करके इस तरह का विकास है वो हो सके। सतत विकास की अवधारणा भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। यानी संपोषणीयता की अवधारणा ये कहती है कि मनुष्य को विकास करना चाहिए, लेकिन अंधाधुंध विकास नहीं करना चाहिए। अगर अंधाधुंध विकास करेंगे तो वो प्रकृति के साथ में खिलवाड़ होगा, प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी। तो ग्रीन आइडियोलॉजी है वो किस तरीके के डेवलपमेंट की बात करती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई अवधारणा है स्पेसशिप अर्थ का कॉन्सेप्ट है। स्पेसशिप अर्थ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? स्पेसशिप अर्थ का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी संसाधन है, जितनी भी संपत्ति है, वो कैसी संपत्ति है? वो सीमित संपत्ति है और समाप्त हो जाने वाली संपत्ति है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें इन संसाधनों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और गैर नवीनीकरण जो संसाधन है उनका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जो संसाधन नवीनीकरण संसाधन है उनका ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उन संसाधनों का तो वापिस नवीनीकरण हो जाएगा, लेकिन जो समाप्त होने वाली संसाधन है, जो संसाधन सीमित है, उनका वापिस नवीनीकरण नहीं हो सकता। तो स्पेसशिप अर्थ का जो कॉन्सेप्ट है यह कहता है कि संसाधन सीमित है, संसाधन समाप्त हो जाने वाले हैं, तो ये कहता है कि हमें उनका इस्तेमाल है वो भी सीमित रूप में ही करना चाहिए। पृथ्वी को एक स्पेसशिप के रूप में माना जाना चाहिए। स्पेसशिप क्या है? स्पेसशिप यानी अंतरिक्ष यान। ये पृथ्वी की तुलना किससे करते हैं? पृथ्वी की तुलना है वो स्पेसशिप से करते हैं, अंतरिक्ष यान से करते हैं। अंतरिक्ष यान अपने आप में संचालित नहीं होता। अंतरिक्ष यान किसके माध्यम से संचालित होता है? जीवाश्म ईंधन के माध्यम से संचालित होता है, यानी ईंधन के माध्यम से संचालित होता है। पृथ्वी के ऊपर भी जीवाश्म ईंधन है, संसाधन है, तो ये संसाधन भी सीमित है। जैसे अंतरिक्ष यान के अंतर्गत जैसे फ्यूल खत्म हो जाता है, ईंधन समाप्त हो जाता है, तो फिर उस अंतरिक्ष यान का अस्तित्व है वो भी समाप्त हो जाता है। तो पृथ्वी की तुलना किससे की जा रही है? इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से पृथ्वी की तुलना है वो अंतरिक्ष यान के रूप में की जानी चाहिए। ऐसा विचार सबसे पहले किसने दिया? ऐसा विचार सबसे पहले केनेथ बोल्डिंग ने दिया 1966 के अंतर्गत। तो स्पेसशिप अर्थ का कॉन्सेप्ट कुल मिलाकर यही कहता है कि पृथ्वी के ऊपर संसाधन सीमित है, समाप्त हो जाने वाले संसाधन है, तो इनका उपयोग है वो भी सस्टेनेबल उपयोग होना चाहिए, लिमिटेड उपयोग है वो होना चाहिए। यानी आर्थिक वृद्धि की कुछ सीमाएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही मनुष्य को विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। चौथी जो बात है वो ग्रीन आइडियोलॉजी की चौथा जो विषय है वो है फ्रॉम हैविंग टू बीइंग, स्वामित्व से अस्तित्व की ओर। यानी स्वामित्व से अस्तित्व की ओर की अवधारणा के ऊपर ग्रीन आइडियोलॉजी जोर देती है। स्वामित्व का मतलब क्या है? स्वामित्व का मतलब यहाँ पर यह है कि मनुष्य को प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को प्रकृति का मालिक नहीं समझना चाहिए, बल्कि मनुष्य को इस अवधारणा को छोड़ करके, प्रभुत्व की अवधारणा को छोड़ करके किस तरफ अग्रसर होना चाहिए? अपने अस्तित्व की ओर अग्रसर होना चाहिए, यानी बीइंग की ओर अग्रसर होना चाहिए। अस्तित्व है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो उसका अंततः खामियाजा पारिस्थितिकी असंतुलन के रूप में उभर करके सामने आएगा। तो ग्रीन विचारकों ने भौतिकवाद और उपभोक्तावाद की आलोचना की है। ग्रीन विचारक ये कहते हैं कि भौतिकवाद और जो उपभोक्तावाद है ये अधिक से अधिक भौतिक इच्छाएं पैदा कर उपभोक्ताओं को असंतोष की एक निरंतर स्थिति के अंतर्गत छोड़ देते हैं। यानी भौतिकवाद और उपभोक्तावाद के माध्यम से व्यक्ति केवल अपनी जितनी आवश्यकताएं हैं
उतना पूर्ति करके वो संतुष्ट नहीं हो जाता, बल्कि वो जितना प्राप्त करता है उससे वो अधिक प्राप्त करने की हमेशा कोशिश करता है, और उसकी ये हमेशा ये लालसा है वो बनी रहती है। और ये भौतिकवाद और उपभोक्तावाद की अवधारणा मनुष्य को किस तरह ले जाती है, ये ले जाती है प्रकृति के ऊपर डोमिनेशन स्थापित करने की। और दूसरा जो तर्क देता है ग्रीन विचारक भौतिकवाद और उपभोक्तावाद की आलोचना के संदर्भ में, वो यह है कि उपभोक्तावाद और भौतिकवाद ये प्रकृति को एक वस्तु या संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो कि अपने आप में गलत है। व्यक्तिगत खुशी को भौतिक संपत्ति के उपभोग के साथ बराबर किया जाता है। किसके अंतर्गत? भौतिकवाद और उपभोक्तावाद के अंतर्गत। भौतिकवाद और उपभोक्तावाद के अंतर्गत जो व्यक्ति की खुशी है उसको मापने का पैमाना क्या है? उसको मापने का जो पैमाना है वो यह है कि उसके पास में भौतिक संपत्ति कितनी है, उसके पास में आर्थिक संसाधन कितने हैं। तो ये जो पैमाना है, ये ग्रीन जो थॉट है वो कहते हैं कि ये पैमाना अपने आप में गलत है, और क्योंकि ये किस तरफ ले जाता है, ये व्यक्ति को प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की ओर ले जाता है। तो ग्रीन आइडियोलॉजी का क्या तर्क है? ग्रीन आइडियोलॉजी भौतिकवाद की आलोचना करती है, उपभोक्तावाद की आलोचना करती है, और किस तरफ बढ़ती है? उत्तर भौतिकवाद की ओर बढ़ती है, उपभोक्तावादी विरोध की ओर बढ़ती है। उत्तर भौतिकवाद क्या है? उत्तर भौतिकवाद की अवधारणा है वो भौतिकवाद का खंडन करती है, और ये भौतिक या आर्थिक आवश्यकताओं के ऊपर आत्म सम्मान, आत्म प्राप्ति के स्थान को वरीयता देती है। यानी व्यक्ति की जो आत्म संतुष्टि है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, भौतिक संतुष्टि है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यानी ये जो जीवन के अंतर्गत वस्तुओं की जो मात्रा है उसके बजाय जीवन की गुणवत्ता जो क्वालिटी है उस पर ज्यादा जोर देती है। कौन? उत्तर भौतिकवाद की अवधारणा। तो इस उत्तर भौतिकवादी अवधारणा के माध्यम से जो ग्रीन आइडियोलॉजी है वो यह कहती है कि मनुष्य को प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि मनुष्य को किस तरफ बढ़ना चाहिए? प्रकृति के साथ में तालमेल स्थापित करना चाहिए, संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरीके से ग्रीन आइडियोलॉजी है वो स्वामित्व से अस्तित्व की ओर अग्रसर होने की अवधारणा पर बल देती है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने ग्रीन आइडियोलॉजी का मतलब, ग्रीन आइडियोलॉजी की उत्पत्ति और विकास किस तरीके से हुआ, और ग्रीन आइडियोलॉजी की जो केंद्रीय विशेषताएं हैं उनको समझने का प्रयास किया। और नेक्स्ट व्याख्यान के अंतर्गत हम ग्रीन आइडियोलॉजी के जो प्रकार है, विभिन्न जो प्रकार है, उनको समझने का हम प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ग्रीन आइडियोलॉजी या एनवायरमेंटलिज्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।